मार्टिन लूथर किंग जूनियर असल में एक ईसाई धर्मगुरु यानी पादरी थे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी धार्मिक पृष्ठभूमि ने उनके विचारों को आकार दिया और उनकी लड़ाई को नैतिक और अहिंसक बनाया। धर्मगुरु होने के साथ साथ वे अपने करियर की शुरुआत में ही नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि समाज में बराबरी लाने के लिए बहुत जल्दी ही असल संघर्ष में उतर गए। उन्होंने मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार का नेतृत्व किया और सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस नामक संगठन की स्थापना में मदद की। ये दोनों ही बातें उनके सिर्फ एक कार्यकर्ता होने से आगे बढ़कर एक महान आयोजक और नेता होने का सबूत है। उनकी लड़ाई का तरीका महात्मा गांधी से प्रेरित था, जिसे अहिंसक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन बिना किसी हिंसा या नफरत के। यही शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत तरीका उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और पूरी दुनिया ने उन पर ध्यान दिया। 1964 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे उस समय यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। यह पुरस्कार सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उनके अहिंसक तरीकों की वैश्विक मान्यता थी। इस बात का सबूत कि गांधी जी का सिखाया हुआ रास्ता दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, टेनेसी में उनकी हत्या कर दी गई। ये एक दुखद विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, उसका अंत हिंसा से हुआ। उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे स्ट्रेंथ टू लव और व्हाई वी कांट वेट। इन किताबों के नाम ही उनकी पूरी सोच को दर्शाते हैं। अन्याय के खिलाफ प्यार की ताकत से लड़ना और अब और इंतजार न करने की जिद। इससे पता चलता है कि वे सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि एक महान लेखक और विचारक भी थे, जिनके विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। आई हैव अ ड्रीम उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण है, जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दिया था। ये जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक थी, क्योंकि ये स्मारक उसी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद में बना है, जिन्होंने गुलामों को आज़ादी दिलाई थी। इस जगह को चुनकर किंग ने सीधे तौर पर ये संदेश दिया कि लिंकन का शुरू किया हुआ काम अभी भी अधूरा है। इस भाषण में वे एक ऐसे अलबामा का सपना देखते हैं जो विकसित हो और जहां गोरों कालों के बीच कोई भेदभाव न हो। उन्होंने जानबूझकर अलबामा का जिक्र किया क्योंकि उस समय ये राज्य नस्लीय नफरत और अन्याय का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। इस एक राज्य का नाम लेकर किंग ने पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई पर उंगली रख दी। इस भाषण का असर इतना गहरा हुआ कि इसने नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए पूरे देश की सोच को जगा दिया। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने किंग को अमेरिकी इतिहास के सबसे महान वक्ताओं, ओरेटर्स में से एक के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ठीक 100 साल पहले एक महान अमेरिकी अब्राहम लिंकन ने दास्ता मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किंग कहते हैं कि हम आज उन्हीं की प्रतीकात्मक छाया में खड़े हैं, क्योंकि लिंकन ने जो आज़ादी का वादा किया था, ये भाषण उसी वादे को याद दिलाने और उसे पूरा करवाने के लिए है। यह ऐतिहासिक फैसला, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन लाखों नीग्रो गुलामों के लिए उम्मीद की एक विशाल रोशनी बनकर आया, जो अन्याय की झुलसा देने वाली आग में जल रहे थे। यहाँ अन्याय की आग एक मेटाफर है, जो यह दिखाता है कि गुलामी कितनी दर्दनाक और विनाशकारी थी, और यह फैसला उस अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण जैसा था। यह फैसला गुलामी की लंबी और अंधेरी रात को खत्म करने वाली एक खुशनुमा सुबह की तरह आया। यहाँ गुलामी की लंबी लात एक और शक्तिशाली मेटाफर है, जो दिखाता है कि गुलामी का दौर कितना निराशाजनक था, और यह घोषणा उस अंधेरे के बाद उम्मीद की पहली सुबह जैसी थी।
लेकिन उस ऐतिहासिक घोषणा के 100 साल बाद भी हमें इस दुखद सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि नीग्रो आज भी असल में आज़ाद नहीं है। ये लेकिन बट शब्द पिछली पंक्ति में बताई गई उम्मीद और आज की कड़वी हकीकत के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा करता है, जो दिखाता है कि लिंकन का किया हुआ वादा सिर्फ कागज पर ही रह गया। 100 साल बाद भी नीग्रो का जीवन अलगाव की हथकड़ियों, मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन और भेदभाव की जंजीरों से, चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से दुखद रूप से अपंग बना हुआ है। यहाँ हथकड़ी और जंजीर शक्तिशाली मेटाफर्स हैं जो यह दिखाते हैं कि भले ही शारीरिक गुलामी खत्म हो गई हो, लेकिन सामाजिक भेदभाव ने उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से आज भी गुलाम बनाकर रखा है। 100 साल बाद भी नीग्रो समुदाय गरीबी के एक अकेले द्वीप पर जी रहा है, जबकि उसके चारों ओर अमेरिका की भौतिक समृद्धि का एक विशाल महासागर है। ये गरीबी का द्वीप और समृद्धि का महासागर एक शक्तिशाली मेटाफर है जो ये दिखाता है कि कैसे भेदभाव ने उन्हें सिर्फ सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी देश की मुख्य धारा से काटकर बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। 100 साल बाद भी नीग्रो अमेरिकी समाज की मुख्य धारा से कटकर कोनों में एक उपेक्षित और कमजोर जिंदगी जी रहा है। ये सबसे बड़ा विरोधाभास पैराडॉक्स है कि वो अपने ही देश में एक निर्वासित एग्जाइल बन गया है। मतलब उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो इस देश का नागरिक नहीं बल्कि एक बाहरी व्यक्ति हो। इसलिए पिछली पंक्तियों में बताई गई उन सभी कड़वी सच्चाइयों के बाद हम आज यहाँ इस भयानक स्थिति को दुनिया के सामने लाने के लिए आए हैं। ड्रामेटाइज करने का मतलब है इस अन्याय को इतने जोरदार तरीके से पेश करना कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज न कर सके, ठीक वैसे ही जैसे मंच पर एक नाटक सबका ध्यान खींच लेता है। आज ये बिल्कुल साफ है कि जहां तक अश्वेत नागरिकों का सवाल है, अमेरिका अपने उस वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट को पूरा करने में नाकाम रहा है। यहाँ किंग ने अमेरिका के आज़ादी और बराबरी के वादे को एक प्रॉमिसरी नोट का मेटाफर दिया है, ये दिखाने के लिए कि ये कोई भीख नहीं बल्कि एक हक है, एक कर्ज है जिसे अमेरिका ने चुकाया नहीं है। इस पवित्र जिम्मेदारी को निभाने के बजाय अमेरिका ने नीग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया है जो इनसफिशिएंट फंड्स यानी अपर्याप्त राशि कहकर वापस आ गया है। किंग यहाँ प्रॉमिसरी नोट वाले मेटाफर को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह खराब चेक अमेरिका के खोखले वादों का प्रतीक है। इसका मतलब है कि जब नीग्रो लोगों ने अपनी आज़ादी और न्याय का हक मांगा तो अमेरिका ने ये कहकर मुंह फेर लिया कि उसके पास देने के लिए बराबरी और न्याय है ही नहीं। लेकिन हम ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। किंग यहाँ खराब चेक वाले मेटाफर को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि अमेरिका के पास न्याय और बराबरी की दौलत नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि वो इसे देना नहीं चाहता। यह पंक्ति अमेरिका के बहानों को पूरी तरह खारिज करती है और उनके अटूट विश्वास को दिखाती है। उसी बैंक वाले मेटाफर को जारी रखते हुए किंग कहते हैं कि हम ये भी मानने से इनकार करते हैं कि इस देश के अवसर रूपी विशाल खजानों ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में कोई कमी है। ये अवसरों का खजाना एक और शक्तिशाली मेटाफर है जो दिखाता है कि अमेरिका में तरक्की और समृद्धि के मौके भरपूर हैं, बस उन्हें अश्वेत लोगों से दूर रखा जा रहा है। इसलिए उसी बैंक वाले मेटाफर को आगे बढ़ाते हुए किंग कहते हैं कि हम यहाँ अपना चेक कैश कराने यानी अपना हक वसूल करने आए हैं। ये वो चेक है जो हमें मांगने पर तुरंत आज़ादी की दौलत, रिचेस ऑफ फ्रीडम और न्याय की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस देगा। ये दिखाता है कि वे अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि अपना अधिकार तुरंत चाहते हैं। हम इस पवित्र स्थान हैलोड स्पॉट यानी लिंकन मेमोरियल पर इसलिए भी आए हैं ताकि अमेरिका को याद दिला सके कि अब तुरंत कार्रवाई करने की कितनी ज्यादा जरूरत है।
फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ का मतलब है कि अब टाल मटोल या धीरे धीरे बदलाव का समय खत्म हो चुका है। न्याय और बराबरी अभी इसी वक्त चाहिए। अब शांत हो जाने या मामले को ठंडा पड़ने देने की विलासिता, लग्जरी का समय नहीं है, और ना ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा वाली शांत करने वाली दवा, ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग लेने का। किंग यहाँ धीरे धीरे बदलाव, ग्रेजुअलिज्म को एक नशीली दवा का मेटाफर दे रहे हैं, जो लोगों को सुला देती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की उनकी इच्छा को खत्म कर देती है। अब समय है अलगाव की अंधेरी और सुनसान घाटी से ऊपर उठकर नस्लीय न्याय के धूप से रोशन रास्ते पर चलने का। किंग यहाँ दो शक्तिशाली मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंधेरी घाटी, डार्क वैली, जो अलगाव की निराशा, दुख और पतन को दिखाती है, और रोशन रास्ता, सनलिट पाथ, जो बराबरी, उम्मीद और प्रगति का प्रतीक है। यह पंक्ति सीधे सीधे बदलाव की तत्काल जरूरत को दर्शाती है। अब समय है कि हम अपने देश को नस्लीय अन्याय की दलदल से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर स्थापित करें। किंग यहाँ फिर से दो शक्तिशाली मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्याय की दलदल ये दिखाती है कि नस्लवाद एक खतरनाक, अस्थिर जमीन है जो पूरे देश को नीचे खींच रही है, जबकि भाईचारे की चट्टान उस मजबूत और स्थिर नींव का प्रतीक है जिस पर एक महान राष्ट्र सुरक्षित रूप से खड़ा हो सकता है। राष्ट्र के लिए ये बहुत विनाशकारी होगा अगर वो इस पल की गंभीरता को नज़रअंदाज करे और नीग्रो लोगों के दृढ़ संकल्प को कम समझे। ये एक सीधी चेतावनी है कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा और इस आंदोलन को हल्के में लेना देश के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी। नीग्रो लोगों के जायज़ असंतोष को यहाँ एक उमस भरी गर्मी, स्वेल्टरिंग समर, कहा गया है, जो बहुत पीड़ादायक होती है। ये गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक स्वतंत्रता और समानता की ताजगी भरी शरद ऋतु, इन्विगोरेटिंग ऑटम, नहीं आ जाती, जो राहत और बदलाव का प्रतीक है। ये एक शक्तिशाली मेटाफर है जो दिखाता है कि जैसे गर्मी के बाद राहत देने वाली ऋतु आती है, वैसे ही इस संघर्ष के बाद आज़ादी का सुखद समय जरूर आएगा। ये साल 1963 इस आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि एक नई और शक्तिशाली शुरुआत है। ये उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो सोचते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन बस कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। असल में ये साल तो संघर्ष के एक नए अध्याय का पहला पन्ना है। जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नीग्रो लोग सिर्फ अपना गुस्सा निकालने, टू ब्लो ऑफ स्टीम आए थे और अब संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अगर देश ये सोचकर वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौटता है तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक नीग्रो लोगों को उनके नागरिकता के अधिकार नहीं मिल जाते। यह कोई छोटी मोटी मांग नहीं, बल्कि इस पूरे संघर्ष का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य है, जिसके बिना देश में शांति संभव नहीं है। विद्रोह का यह बवंडर, व्हर्लविंड ऑफ रिवोल्ट, हमारी देश की नींव को तब तक हिलाता रहेगा जब तक न्याय का रोशन दिन, ब्राइट डे ऑफ जस्टिस, सामने नहीं आ जाता। यहाँ विद्रोह को एक ऐसे शक्तिशाली बवंडर के रूप में दिखाया गया है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है, यह बताने के लिए कि जब तक न्याय नहीं मिलता, देश में अस्थिरता और अशांति बनी रहेगी। विद्रोह की चेतावनी देने के बाद अब किंग अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो न्याय पाने की दहलीज पर खड़े हैं। इस दहलीज को गर्म, वार्म कहा गया है क्योंकि वे मंजिल के बहुत करीब हैं और संघर्ष के जोश से भरे हुए हैं। न्याय का महल, पैलेस ऑफ जस्टिस, एक मेटाफर है जो यह दिखाता है कि न्याय एक बहुत ही भव्य और पवित्र लक्ष्य है और उसमें प्रवेश करने से पहले सही रास्ता अपनाना जरूरी है। अपना सही हक पाने की इस प्रक्रिया में हमें खुद कोई गलत काम करने का दोषी नहीं बनना चाहिए। ये एक सीधी चेतावनी है कि न्याय के पवित्र महल में प्रवेश करने के लिए रास्ता भी पवित्र और सही होना चाहिए,
वरना हम उस नैतिक शक्ति को खो देंगे जिसके आधार पर ये पूरा आंदोलन खड़ा है। हमें अपनी आज़ादी की प्यास को कड़वाहट और नफरत का प्याला पीकर नहीं बुझाना चाहिए। यहाँ आज़ादी की तीव्र इच्छा को प्यास और गलत तरीकों को कड़वाहट और नफरत का प्याला कहा गया है, जो एक शक्तिशाली मेटाफर है। किंग समझा रहे हैं कि अगर हम न्याय पाने के लिए खुद नफरत का सहारा लेंगे तो वो जीत भी जहरीली और बेस्वाद होगी और हमारे आंदोलन की पवित्रता को नष्ट कर देगी। नफरत का प्याला पीने से मना करने के बाद किंग अब सही रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें अपने संघर्ष को हमेशा गरिमा और अनुशासन के एक ऊंचे नैतिक धरातल हाई प्लेन पर ही चलाना होगा। ये ऊंचा धरातल एक मेटाफर है जिसका अर्थ है कि हमारा तरीका इतना महान और अनुशासित होना चाहिए कि हमारे विरोधी हमारे तरीकों पर उंगली न उठा सकें और सिर्फ हमारी मांगों की सच्चाई को देखने पर मजबूर हो जाएं। हमें अपने इस रचनात्मक विरोध क्रिएटिव प्रोटेस्ट को बिगड़कर शारीरिक हिंसा का रूप नहीं लेने देना है। किंग का विरोध सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। अगर ये हिंसा में बदल गया तो ये अपनी नैतिक ऊंचाई से गिर जाएगा और हम भी जालिमों जैसे ही बन जाएंगे। शारीरिक हिंसा का जवाब हमें शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि बार बार अपनी आत्मिक शक्ति से देना होगा और इस तरह हमें नैतिकता की शानदार ऊंचाइयों मजेस्टिक हाइट्स तक उठना है। ये आत्मिक शक्ति सोल फोर्स गांधी जी से प्रेरित अहिंसा और सत्य की ताकत है जो जालिम की शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और हमें उनसे नैतिक रूप से बहुत ऊपर खड़ा करती है। नीग्रो समुदाय को जिस शानदार नई जुझारू भावना मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी ने घेर लिया है उसे सभी गोरे लोगों के प्रति अविश्वास में नहीं बदलना चाहिए। किंग यहाँ मिलिटेंसी शब्द का इस्तेमाल एक मजबूत और ऊर्जावान संघर्ष की भावना के लिए कर रहे हैं, न कि हिंसा के लिए। यह एक जरूरी चेतावनी है कि हमारा आंदोलन न्याय के लिए है और इसे सभी गोरे लोगों के खिलाफ नफरत की लड़ाई नहीं बनने देना है, वरना हम उसी नैतिक ऊंचाई से गिर जाएंगे जिसकी बात वे अभी कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज यहाँ मौजूद हमारे कई गोरे भाई हैं जो ये एहसास कर चुके हैं कि उनका भविष्य हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। वे समझ गए हैं कि जब तक नीग्रो लोग आज़ाद नहीं होंगे तब तक वे भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि अन्याय की जंजीरें समाज में सबको बांधती हैं। उनकी आज़ादी हमारी आज़ादी से एक ऐसे अटूट बंधन में बंधी है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक गहरा विचार है कि जब तक समाज का एक हिस्सा जंजीरों में जकड़ा हो तब तक जालिम भी नैतिक रूप से आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि अन्याय पूरे समाज की आत्मा को कैद कर लेता है। हम ये लड़ाई अकेले नहीं चल सकते। ये सिर्फ नीग्रो समुदाय का नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का संघर्ष है। यहाँ चलना वॉक इस आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रतीक है और सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब समाज के सभी लोग काले और गोरे इस रास्ते पर एक साथ चलेंगे। न्याय और बराबरी का ये सफ़र जिस पर हम सब साथ चल रहे हैं एक शपथ के साथ आगे बढ़ेगा कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। वॉक चलना यहाँ मार्च आगे बढ़ना में बदल जाता है, जो दिखाता है कि ये आंदोलन अब और भी दृढ़ और संगठित हो चुका है, जिसका लक्ष्य सिर्फ आगे बढ़ना है। हम पीछे नहीं मुड़ सकते। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक मजबूरी है, क्योंकि पीछे मुड़ने का मतलब है वापस उसी गुलामी, उसी अपमान और उसी अन्याय को स्वीकार कर लेना जिसे मिटाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ है। कुछ लोग जो इस आंदोलन की गहराई को नहीं समझते, नागरिक अधिकारों के समर्थकों से ये सवाल पूछते हैं, आखिर तुम कब संतुष्ट होगे? ये सवाल उनकी नासमझी और बेचैनी को दिखाता है, मानो न्याय की मांग कोई छोटी मोटी जिद हो जिसे पूरा करके शांत किया जा सके। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक सफ़र की थकान से चूर हमारे लोगों को हाईवे के मोटलों और शहरों के होटलों में रुकने की जगह नहीं मिल जाती।
ये सिर्फ शारीरिक थकान की बात नहीं है, बल्कि ये उस रोज के अपमान का सबसे बड़ा उदाहरण है जहां रंग के आधार पर एक नागरिक को उसके ही देश में पराया बना दिया जाता है। हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं जब तक हमारे लोगों की तरक्की का मतलब सिर्फ एक छोटी गरीब बस्ती से निकलकर किसी दूसरी थोड़ी बड़ी गरीब बस्ती में जाना हो। ये सच्ची आज़ादी या प्रगति नहीं है, बल्कि ये भेदभाव की एक अदृश्य दीवार है जो उन्हें असली अमेरिकी समाज से हमेशा दूर रखती है। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में हमारे किसी भाई को वोट देने से कानूनी तौर पर रोका जाता है और न्यूयॉर्क में हमारे किसी भाई को ये महसूस होता है कि वोट देने के लिए कोई सार्थक विकल्प ही नहीं है। ये दो तरह की गुलामी है, एक जहां कानून आपको अधिकार नहीं देता और दूसरी जहां व्यवस्था आपकी उम्मीद छीन लेती है और आपके अधिकार को बेमतलब बना देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। इस नहीं शब्द को दोहराना सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि उन सभी अन्यायों के खिलाफ एक जोरदार घोषणा है जो अभी-अभी गिनाए गए हैं, चाहे वो मिसिसिपी में वोट का अधिकार हो या न्यूयॉर्क में वोट की बेबसी। ये उस सवाल को पूरी तरह खारिज कर देता है कि तुम कब संतुष्ट होगे। और हमारी ये असंतुष्टि सिर्फ तब खत्म होगी जब न्याय पानी की तरह स्वाभाविक रूप से हर किसी तक पहुंचने लगे और नैतिकता एक शक्तिशाली नदी की धारा की तरह समाज के सारे अन्याय को बहा ले जाए। ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है, सिमिली है। इसका मतलब है कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए लड़ना पड़े, बल्कि वो पानी की तरह प्राकृतिक और अनस्टॉपेबल होना चाहिए जो हर बाधा को तोड़ दे। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि आप में से कई लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें, ट्रायल्स और गहरी पीड़ा, ट्रिब्यूलेशंस सहकर आए हैं। न्याय की उस शक्तिशाली धारा की मांग करने के बाद अब वे सीधे उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने ये अन्याय झेला है, और ये कहकर वे भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति के व्यक्तिगत दर्द और संघर्ष को सम्मान दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो अभी-अभी जेल की छोटी और तंग कोठरियों से सीधे यहाँ पहुँचे हैं। ये तंग कोठरियां सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये उस घुटन भरे अन्याय का प्रतीक है जिसे आपने आज़ादी मांगने की वजह से सहा है। आप में से कुछ लोग ऐसी जगहों से आए हैं जहां आज़ादी की आपकी खोज ने आपको अत्याचार के तूफानों से बुरी तरह घायल, बैटर्ड और पुलिस की क्रूरता की हवाओं से लड़खड़ाने, स्टैगर्ड पर मजबूर कर दिया। यहाँ अत्याचार को तूफान और पुलिस की क्रूरता को हवा कहना एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ये बताता है कि ये अन्याय कोई छोटी-मोटी घटना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा की तरह विनाशकारी था, जिसने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। आप सब उस पीड़ा के अनुभवी योद्धा, वेटरन्स बन चुके हैं जो रचनात्मक थी। ये पीड़ा रचनात्मक इसलिए है क्योंकि आपने इसे नफरत या हिंसा में नहीं बदला, बल्कि इसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे और अन्याय के खिलाफ एक नया शांतिपूर्ण संघर्ष खड़ा किया। इसी विश्वास के साथ अपना संघर्ष जारी रखो कि बिना किसी गलती के झेला गया ये दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये अन्यायपूर्ण पीड़ा असल में मुक्तिदायक, रिडेम्पटिव है, क्योंकि ये आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और आपके संघर्ष को एक ऐसी नैतिक ताकत देती है जिसका फल मिलना निश्चित है। मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और उत्तरी शहरों की उन गरीब बस्तियों, गेटोज में वापस जाओ जहां से तुम ये सारा दर्द सह कर आए हो। ये कोई हार मानकर लौटना नहीं है, बल्कि उस नए विश्वास को लेकर लौटना है जिसकी बात अभी की गई थी कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। किंग असल में उन्हें कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में मिली इस प्रेरणा को अपने अपने संघर्ष के असली मैदान में वापस ले जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहीं से होगी। इस विश्वास को अपने साथ लेकर वापस जाओ कि किसी न किसी तरह ये हालत बदल सकती है, कैन और निश्चित रूप से बदलेगी।
ये सिर्फ एक खोखली उम्मीद नहीं, बल्कि एक अटल घोषणा है जो उन्हें वापस उन्हीं मुश्किलों में जाकर निराशा में डूबने से बचाएगी। चलो, हम सब निराशा की घाटी में डूबे न रहें। ये निराशा की घाटी एक बहुत गहरा रूपक मेटाफर है। ये उस स्थिति को दिखाता है जहां इंसान हार मानकर लाचारी में पड़ा रहता है। ये एक चेतावनी है कि वापस जाकर मुश्किल हालात देखकर हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि उस विश्वास को जिंदा रखना है कि बदलाव जरूर आएगा। निराशा की घाटी में डूबे रहने से मना करने के ठीक बाद वे उस निराशा का जवाब देते हैं। इस पल की सारी मुश्किलों और हताशा के बावजूद मेरे पास अब भी एक सपना है। ये अब भी स्टिल शब्द सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि पुलिस की क्रूरता, जेल की कोठरीना और हर तरह का अन्याय भी इस सपने को तोड़ नहीं पाया है, और यही सपना अब आगे के संघर्ष की सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा। यह सपना कोई अलग या नया सपना नहीं है, बल्कि ये उसी अमेरिकन ड्रीम की गहरी जड़ों से निकला है जिसका वादा अमेरिका अपने हर नागरिक से करता है। ऐसा कहकर वे अपने संघर्ष को अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के असली मतलब को बचाने की लड़ाई बना देते हैं। मेरा सपना है कि एक दिन ये देश अपनी नैतिक गिरावट से ऊपर उठेगा और अपने उस मूल सिद्धांत क्रीड के सच्चे अर्थ को जीकर दिखाएगा। ये देश सिर्फ कहेगा नहीं, बल्कि असल में उन महान बातों पर चलेगा जिन्हें उसने अपनी बुनियाद बनाया है, और इस तरह उसकी कथनी और करनी का फर्क हमेशा के लिए मिट जाएगा। और वो सिद्धांत है, हम इन सच्चाइयों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्यों को बराबर बनाया गया है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की सबसे पवित्र पंक्ति है। इस पंक्ति को दोहराकर किंग असल में अमेरिका को उसी के आईने में उसकी असलियत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम तो बस वही मांग रहे हैं जिसका वादा तुमने खुद अपनी स्थापना के समय किया था। जॉर्जिया की लाल पहाड़ियाँ, जो गुलामी और नफरत के इतिहास की गवाह हैं, एक दिन भाईचारे का प्रतीक बनेंगी। वहाँ जिन लोगों के पूर्वज गुलाम थे और जिनके पूर्वज मालिक थे, उनकी संतानें एक साथ बैठकर सारे पुराने भेदभाव भुला देंगी। ये भाईचारे की मेज, टेबल ऑफ ब्रदरहुड, इसी एकता और समानता का एक खूबसूरत प्रतीक है। मिसिसिपी राज्य, जो उस समय अन्याय और दमन की भीषण गर्मी से तप रहा था, उसे यहाँ एक रेगिस्तान, डेजर्ट के रूप में दिखाया गया है। किंग का सपना है कि ये नफरत का रेगिस्तान एक दिन आज़ादी और न्याय के नखलिस्तान, ओएसिस में बदल जाएगा, जहाँ सबको शांति और सुकून मिलेगा। किंग का यह सपना अब सिर्फ समाज के लिए नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में है। वो एक ऐसा अमेरिका चाहते हैं जहां उनके बच्चों की पहचान उनकी त्वचा के रंग से ना हो, बल्कि उनके चरित्र, उनकी अच्छाई और उनके गुणों से हो। ये इस आंदोलन का सबसे बड़ा और व्यक्तिगत लक्ष्य है कि इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं, उसके किरदार से तय हो। यह सपना सिर्फ भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज इसी पल की एक मजबूत सच्चाई है। बार बार आई हैव अ ड्रीम टुडे कहकर किंग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह उम्मीद अभी जिंदा है और इसी पल से बदलाव की शुरुआत होनी है। अलबामा, जहां का गवर्नर उस समय खुलेआम बराबरी के कानूनों को रोकने की बात करता था और जिसके मुंह से हमेशा अलगाव और नफरत के शब्द टपकते थे, एक दिन पूरी तरह बदल जाएगा। किंग का सपना है कि उसी नफरत की जमीन पर काले और गोरे बच्चे मासूमियत से एक दूसरे का हाथ थामकर भाई बहन की तरह साथ चलेंगे। ये तस्वीर राजनैतिक नफरत पर बचपन की एकता की सबसे बड़ी जीत को दिखाती है। अलबामा के इस खूबसूरत सपने के बाद किंग फिर से दोहराते हैं कि ये सपना सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि आज की एक जिंदा हकीकत है। इस पंक्ति को बार बार दोहराना एक संगीत की धुन की तरह है, जो उनकी हर बात को और भी ज्यादा शक्तिशाली और यादगार बना देता है।
यहाँ घाटी, वैली, समाज के उन दबे कुचले और निचले स्तर के लोगों का प्रतीक है। किंग का सपना है कि एक दिन इन सभी लोगों को ऊपर उठाया जाएगा, उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलेगा। ये पंक्ति बाइबल से ली गई है, जो इस सपने को एक सामाजिक बदलाव से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक और दैवीय वादा बना देती है। और जैसे घाटी दबे कुचले लोगों का प्रतीक थी, वैसे ही पहाड़ और पर्वत, हिल एंड माउंटेन, समाज के उन शक्तिशाली और घमंडी लोगों का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी ऊंचाई का गलत फायदा उठाया है। उन्हें नीचे लाया जाएगा ताकि कोई ऊंचा या नीचा ना रहे और समाज में सच्ची बराबरी स्थापित हो सके। समाज में जो ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल रास्ते हैं, यानी अन्याय, भेदभाव और नफरत जैसी बाधाएं, उन्हें पूरी तरह से समतल और सीधा बना दिया जाएगा, ताकि बराबरी की ओर जाने वाला रास्ता सबके लिए साफ हो जाए और उस पर चलने में कोई रुकावट ना आए। और समाज में जो भी टेढ़ी मेढ़ी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अन्याय, बेईमानी और गलत कानून, उन्हें भी सीधा कर दिया जाएगा। इस तरह व्यवस्था में मौजूद हर धोखे को खत्म करके एक पूरी तरह से ईमानदार और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। जब समाज से सारी ऊंच नीच और अन्याय की बाधाएं हट जाएंगी, तब ईश्वर की अपनी महिमा और सच्चाई सबके सामने प्रकट होगी। ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं, बल्कि एक दैवीय न्याय की स्थापना होगी, जिसे हर कोई अपनी आंखों से देख सकेगा। और उस ईश्वर की महिमा को कोई अकेला या अलग-अलग नहीं देखेगा, बल्कि हर इंसान, ऑल फ्लैश, चाहे वो गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, सब एक साथ मिलकर उस सच्चाई के गवाह बनेंगे। ये इस बात का सबसे बड़ा वादा है कि उस दिन समाज में कोई बंटवारा नहीं बचेगा। सब सिर्फ इंसान बनकर उस एक सच्चाई को देखेंगे। बाइबल से ली गई ये महान बराबरी की तस्वीर सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हमारी असली उम्मीद है। किंग यहाँ अपने व्यक्तिगत सपने को एक सामूहिक विश्वास में बदल रहे हैं, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही उम्मीद अब एक अटूट विश्वास, फेथ बन चुकी है, और इसी विश्वास को लेकर मैं दक्षिण वापस लौटूंगा। दक्षिण अमेरिका का वही हिस्सा है जहां अन्याय और नफरत सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां इस विश्वास के बिना संघर्ष जारी रखना नामुमकिन है। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और इसी विश्वास रूपी हथियार से हम अपनी निराशा के विशाल पहाड़ को काटकर उसमें से उम्मीद का एक ठोस पत्थर तराश लेंगे। ये निराशा का पहाड़, माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, उन अश्वेत लोगों की सदियों की पीड़ा और मुश्किलों का प्रतीक है, लेकिन उम्मीद कहीं बाहर से नहीं आएगी, बल्कि इसी निराशा के अंदर से अपने संघर्ष से पैदा होगी। इसी विश्वास से हम अपने देश में फैले नफरत और भेदभाव के कान फाड़ने वाले शोर, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स को भाईचारे के एक खूबसूरत संगीत, सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड में बदल देंगे। ये सिम्फनी एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग नस्ल के लोग एक साथ मिलकर एकता और प्रेम का समाज बनाएंगे। भाईचारे का वो खूबसूरत संगीत, सिम्फनी, तभी बजेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। यही विश्वास हमें वो शक्ति देगा कि हम अपने आपसी मतभेदों और बंटवारे को भूलकर एक होकर अपने साझा लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकें। और हमारा ये संघर्ष सिर्फ शारीरिक मेहनत तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम साथ मिलकर प्रार्थना भी करेंगे। ये दिखाता है कि हमारी एकता सामाजिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर से अपने साझा लक्ष्य के लिए शक्ति मांगेंगे। और जब मुश्किलें आएंगी तो हम उनका सामना भी एक साथ मिलकर करेंगे। संघर्ष, स्ट्रगल, यह याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई आसान नहीं होगी। इसमें त्याग और पीड़ा भी होगी, लेकिन एकता की शक्ति उस पीड़ा को सहने की हिम्मत देगी। और अगर इस संघर्ष के रास्ते में हमें जेल भी जाना पड़ा, तो हम सब एक साथ जाएंगे।
जेल जाना यहाँ डर या हार का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे साझा बलिदान और अटूट एकता का सबसे बड़ा सबूत होगा। और ये सारे बलिदान, जेल जाने तक का संघर्ष, सब एक ही अंतिम लक्ष्य के लिए है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए खड़े हो सके। ये खड़े होना डर को त्याग कर हिम्मत के साथ अपने अधिकार की मांग करने का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये सब करते हुए हमारे मन में एक पक्का यकीन होगा, ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक गहरी जानकारी होगी कि एक दिन हम जरूर आज़ाद होंगे। यही अटूट विश्वास हमारे हर संघर्ष और बलिदान को ताकत देगा। यही वो दिन होगा जब ईश्वर की हर संतान यानी हर अमेरिकी देशभक्ति के गीत एक नए और सच्चे अर्थ के साथ गा पाएगा, क्योंकि तब आज़ादी की धरती जैसे शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हर किसी के लिए, खासकर अश्वेत लोगों के लिए, एक जीती जागती हकीकत होंगे। ये अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध देशभक्ति गीत अमेरिका की पंक्तियां हैं। किंग इन पंक्तियों को इसलिए चुनते हैं ताकि वो दिखा सकें कि आज़ादी की मीठी धरती जैसे शब्द अश्वेत लोगों के लिए अब तक बेमानी थे, क्योंकि उन्हें वो आज़ादी कभी मिली ही नहीं जिसका ये गीत गुणगान करता है। ये पंक्तियां उसी देशभक्ति गीत को जारी रखती हैं, लेकिन एक गहरे सवाल के साथ। यह वो धरती है जहां मेरे पूर्वज मरे। ये याद दिलाता है कि अश्वेतों के पूर्वज भी इसी मिट्टी में दफन हैं, पर गुलामों की तरह। तीर्थयात्रियों का गौरव, ये उस अमेरिकी इतिहास का प्रतीक है जिसमें अश्वेतों को कभी हिस्सा नहीं बनाया गया। इसलिए जब किंग कहते हैं हर पहाड़ से आज़ादी की गूंज आने दो, तो ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मांग बन जाती है कि अब ये आज़ादी सच में हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। अमेरिका की महानता कोई पहले से तय बात नहीं है, बल्कि ये एक शर्त पर टिकी है। ये देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक कि सबके लिए आज़ादी का ये वादा जो इसके गीतों और संविधान में है, हर अश्वेत नागरिक के लिए एक हकीकत न बन जाए। तो अब आज़ादी की इस गूंज को न्यू हैम्पशायर की विशाल और शानदार पहाड़ियों से शुरू होने दो। यहाँ से किंग अपने भाषण में अमेरिका के नक्शे पर एक यात्रा शुरू करते हैं जो उत्तर की एक रियासत से शुरू होती है। ये सिर्फ जगहों के नाम गिनाना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऐलान है कि सच्ची आज़ादी को देश के हर कोने तक पहुँचना ही होगा। न्यू हैम्पशायर के बाद ये आवाज़ न्यूयॉर्क के विशाल और शक्तिशाली पहाड़ों से भी गूंजनी चाहिए। न्यूयॉर्क को उत्तर का एक आज़ाद और विकसित राज्य माना जाता था, लेकिन किंग का ये कहना दिखाता है कि नस्लीय भेदभाव की समस्या सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची आज़ादी की ज़रूरत पूरे देश को है। न्यूयॉर्क के बाद ये यात्रा पेंसिल्वेनिया की ऊंची एलेगेनी पहाड़ियों तक पहुंचती है। इस जगह का चुनाव बहुत गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया वही राज्य है जहां अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। किंग असल में ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर कागज पर आज़ादी लिखी गई थी, अब उसी जगह पर उसे हकीकत में गूंजना होगा। पेंसिल्वेनिया के बाद किंग अपनी इस प्रतीकात्मक यात्रा को अमेरिका के पश्चिम की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये गूंज कोलोराडो की बर्फ से ढकी रॉकी पर्वत श्रृंखला से भी आनी चाहिए। ये सिर्फ एक और जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि आज़ादी की ये मांग किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसे देश के कोने कोने तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पहुंचना ही होगा। पश्चिम की इस प्रतीकात्मक यात्रा को उसके अंतिम छोर तक ले जाते हुए किंग कहते हैं कि ये गूंज कैलिफोर्निया की खूबसूरत घुमावदार चोटियों से भी आनी चाहिए। ऐसा करके वे अपनी इस मांग को अमेरिका के एक तट से दूसरे तट तक, पूर्व से लेकर सुदूर पश्चिम तक फैला देते हैं, यह साबित करते हुए कि देश का कोई भी कोना इस महान बदलाव से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन किंग की ये यात्रा सिर्फ उत्तर और पश्चिम के महान राज्यों तक ही सीमित नहीं है। अब वो अपनी मांग को सीधे दक्षिण के सबसे मुश्किल इलाके वे ले जाते हैं, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन पर। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि नस्लीय नफरत और गुलामी का समर्थन करने वालों का एक बहुत बड़ा प्रतीक था,
इसलिए यहाँ से आज़ादी की गूंज की मांग करना सबसे बड़ी और साहसी चुनौती थी। जॉर्जिया के बाद किंग अपनी इस मांग को टेनेसी की लुकआउट माउंटेन तक ले जाते हैं। ये सिर्फ एक और पहाड़ नहीं, बल्कि ये गृह युद्ध, सिविल वॉर की एक ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह है, जो गुलामी के मुद्दे पर ही लड़ी गई थी। इस जगह का नाम लेकर किंग ये कह रहे हैं कि जिस आज़ादी के लिए यहाँ युद्ध हुआ था, अब उसी आज़ादी की गूंज यहाँ के हर इंसान के लिए सुनाई देनी चाहिए। अब किंग अपनी इस मांग को उस राज्य पर केंद्रित करते हैं जो नस्लीय अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक था, मिसिसिपी। यहाँ की हर पहाड़ी और हर टीले से आज़ादी की गूंज का मतलब है कि बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, बल्कि उस राज्य के सबसे छोटे, सबसे पिछड़े गांव तक पहुंचना चाहिए, जहां जुल्म सबसे ज्यादा गहरा और जमा हुआ है। मिसिसिपी की हर छोटी बड़ी जगह का जिक्र करने के बाद किंग अब अपनी इस मांग को एक आखिरी और सबसे व्यापक रूप देते हैं। ये एक ऐलान है कि अब आज़ादी की ये गूंज किसी एक राज्य या पहाड़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अमेरिका के हर एक पहाड़ से, हर कोने से बिना किसी अपवाद के सुनाई देनी चाहिए। पहाड़ों जैसे बड़े प्रतीकों के बाद अब किंग इस आज़ादी की गूंज को सीधे वहां ले आते हैं जहां लोग रहते हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक विस्तार नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि सच्ची आज़ादी तब तक नहीं आएगी जब तक वो देश के हर गांव, हर छोटे से छोटे टोले, हर राज्य और हर शहर के जीवन का हिस्सा न बन जाए। और जब आज़ादी की ये गूंज हर गांव और शहर तक पहुंचेगी, तो हम उस महान दिन को और भी जल्दी ले आएंगे। उस दिन ईश्वर की हर संतान सिर्फ काले और गोरे ही नहीं, बल्कि यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक जैसे हर समूह के लोग आपसी भेदभाव मिटाकर एक दूसरे का हाथ थाम सकेंगे। हाथ थामना यहाँ सच्ची एकता और भाईचारे का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। और सब मिलकर उस पुराने नीग्रो स्पिरिचुअल यानी अश्वेतों के आध्यात्मिक गीत के शब्द गाएंगे। ये वो गीत हैं जो उनके पूर्वजों ने गुलामी की सबसे गहरी पीड़ा में आज़ादी की उम्मीद में गाए थे। अब उसी गीत का गाया जाना ये दिखाता है कि जिस आज़ादी का सपना कभी सिर्फ गुलामों की आंखों में था, वो अब पूरे अमेरिका की सच्चाई बन चुका है। ये शब्द सिर्फ एक गीत का अंत नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी और पीड़ा के अंत का एक शक्तिशाली ऐलान है। अपने भाषण को इन शब्दों पर खत्म करके मार्टिन लूथर किंग ने ये सम्मान उन गुलाम पूर्वजों को दिया जिन्होंने इसी आज़ादी का सपना देखते हुए अपनी जान दे दी थी, और इस लड़ाई को एक राजनीतिक जीत से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक विजय बना दिया।